Assalamu alaikum guys, I am Neha Barkat and I am the student of Form D in Lahore College for Women University. Welcome to my YouTube channel at Martian Pharmacy. I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वो यूनिट सिस्टम के ऊपर है, जिसमें हम लोग यूनिट सिस्टम को जो है वो डीपली हम लोग स्टडी कर चुके हैं अपनी पहले वीडियोज़ में। और फिर हम लोगों ने जो डायूरेटिक्स जो है वो अपने स्टार्ट किए हुए हैं और फिर हम लोगों ने डायूरेटिक्स को जो है वो उसका इंट्रोडक्शन जो है वो डीपली हम लोगों ने स्टडी किया और इसके साथ साथ जो है वो डायूरेटिक्स में जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो भी हम लोगों ने देखी, जो हम लोग अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ी बहुत उसकी जो है हम लोगों ने देखी हैं कि उसकी में सब क्लासेस कौन सी आ जाती हैं। फिर हम लोगों ने उनकी जो है वो एग्जांपल्स भी इन ड्रग्स की देखी और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो कह लीजिए डिटेल में जो मैकेनिज़्म और उसकी फार्माकोडायनामिक्स और उसकी जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स जो जिन ड्रग्स की स्टडी की है उसमें हमारे पास जो है ना ड्रग्स एक्टिंग एट प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल और फिर ड्रग्स एक्टिंग एट थिक लूप ऑफ हैंले, ये ड्रग्स जो है वो इन दोनों को हम लोग डिटेल में इनके जो मैकेनिज़्म और इनके सारे क्लिनिकल यूज और साइड इफ़ेक्ट जो है वो स्टडी कर चुके हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है जिसमें हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे दैट्स ड्रग एक्टिंग एट द डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल। तो हम लोग जो है ना एक सीक्वेंस से जो हम लोग इनको स्टडी कर रहे हैं कि जैसे नेफ्रॉन है उसके जो पहला हमारे पास जो रेनल ट्यूब्यूल में पार्ट आता है प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल, उस पर हम लोग ने एक्ट करने वाली ड्रग्स को देखा। फिर हम लोग लोप ऑफ हैंले पे एक्ट करने वाली ड्रग्स देखी और आज हम लोग जो डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल जो होती है उस पर जो एक्ट करने वाली ड्रग्स को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग जो है वो डायूरेटिक्स आज मतलब पहले देख रहे हैं या जिनको जो थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया नहीं है तो उनको मैं बता रही हूँ कि डायूरेटिक्स हमारे पास जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है अपनी बॉडी में जो है वो यूरिन, जो हमारी बॉडी में यूरिन उसकी वाटर की प्रोडक्शन, उसकी फॉर्मेशन या फिर एलिमिनेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा करवाते हैं। और उसके साथ साथ जो है कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट्स हो गया और साथ में जो पोटाशियम हो गए, इनकी जो है ना कह लीजिए कि एलिमिनेशन हमारी बॉडी में वो ज़्यादा करवाते हैं और जिसके नतीजे में हमारा ब्लड वॉल्यूम कह लीजिए या हमारी जो बॉडी का जो वाटर लेवल होता है वो कम हो जाएगा। और ये जो है ना फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन में ये ड्रग्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। और इसके अलावा जो है वो कुछ अदीमा के केसेस होते हैं जिसमें बॉडी में डिफरेंट एरिया में फ्लूइड जमा हो जाता है, उस केसेस में भी इन डायूरेटिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो थायराइड के बारे में जी। ये थायराइड जो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास जो डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल होती है उसके ऊपर ही एक्ट करती हैं। और जैसे कि हमने देखा कि जो प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल होती है उसमें तकरीबन 66% जो वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है और जो लूप ऑफ हैंले है उसका एक थिक लूप ऑफ हैंले उसमें जो है वो ऑलमोस्ट 25% जो वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये जो हमारे पास इस जो है ना DCT में यानी कि डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में इसमें ऑलमोस्ट 10% तक रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम की। तो इसी की 10% जो रीअब्जॉर्प्शन सोडियम उसी को आज हम लोग जो इनहिबिट करेंगे, क्योंकि डायूरेटिक्स जो होती हैं उनका बेसिक फंक्शन यही होता है कि उन्होंने नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के प्रेक्ट करके वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही थी उसको उन्होंने इनहिबिट करना था ताकि वो ब्लड में ना जाए और बल्कि यूरिन में जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो ये थायराइड जो है वो किस तरह से जो एक्ट करेंगे, क्या उनका मैकेनिज्म होगा, वो आज के हम वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ये जो डिस्कवर हुई थी इन 1957 में। अब ये जो है एज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट टू सिंथेसाइज द मोर पोटेंट कार्बोनिक एनहाइड्रोज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रोज इनहिबिटर के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये हमारे पास ऐसे ड्रग्स या इनहिबिटर्स होते हैं जो कि हमारे जो प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं, उसको इनहिबिट करती हैं और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन जो ब्लड में नहीं होने देंगी और उसकी एलिमिनेशन कर देंगी हमारे यूरिन के थ्रू। अब जो है ना कह लीजिए कि ये ड्रग जब डिस्कवर हुई ना तो साइंटिस्ट एक्चुअली जो डिस्कवर करना चाह रहे थे कि ज़्यादा अच्छा कोई कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो डिस्कवर कर सके जो कि प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल पे एक्ट करके सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करवाता है। लेकिन उनको जो है वो कह लीजिए कि ज़्यादा अच्छा कोई कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर तो मिला नहीं, लेकिन उनको जो थायराइड मिल गए। उन्होंने देखा कि ये थायराइड जो है ना ये ऐसे जो वो ड्रग्स हैं जो कि PCT पे नहीं बल्कि DCT यानी डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल पे एक्ट करती हैं। जैसे कि PCT में हम लोगों ने देखा था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो इनहिबिट कर रहा था, वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट कर रहा था सोडियम बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को। तो ये जो थायराइड्स होते हैं या फिर ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि DCT में जो है वो सोडियम क्लोराइड की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना उसको जो है ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इनकी इफेक्ट ये वो इस बारे में जो है ना वो पहले सोच रहे थे कि हम कैसे कोई कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर बनाएं, लेकिन उनके पास जो है ये थायराइड जो थे ना वो उनमें डिस्कवर हो गए। ये भी जो है ना बाकी ग्रुप्स की
तरह जैसे हम लोगों ने जो है वो लूप डायूरेटिक्स में और कार्बोनिक एनहाइड्रोस इनहिबिटर में देखा था कि उनमें सल्फोनामाइड ग्रुप पाया जाता है, तो इनमें भी सल्फोनामाइड ग्रुप पाया जाता है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स में कि वो कुछ पर्सनस में जो कि सेंसिटिव होते हैं उनमें हाइपर सेंसिटिविटी का केस हो सकता है। अब इसमें जो ड्रग्स आ जाती हैं डेट आर क्लोरथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड और जो क्लोरथैलिडिनोन और बेंजथाइजाइड्स आ जाती हैं। अब इनकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स, ये हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसी जो है वो हमारे पास ये फार्माकोलॉजी की जो है ना ऐसी ये ब्रांच होती है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग की हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्प्शन हो रही है, किस तरह से मेटाबॉलिज्म उसकी हो रही है, किस तरह से वो एक्सक्रीट होगी हमारी बॉडी में किस फॉर्म से, और उसके साथ कितनी हम लोग उसकी डोजेज वगैरह ले सकते हैं, वो सारी हम जो फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। तो ये जो थायराइड जो होते हैं ये ऑरली एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ना ये जब सिक्रेटेड by the organic acid secretory system in the PCT and compared with the uric acid। इनकी जो सेक्रेशन होती है ना ये प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में जाके होती है कि जब प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में जाते हैं ना ये, तो वहाँ पर इनकी जो एक्सक्रीशन हो जाएगी और ये कह लीजिए कि ब्लड से PCT में आ जाएंगे और इसके साथ PCT से जो है ना यूरिक एसिड जो होता है ना वो ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, यानी कंपेयर विद यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो ब्लड में बढ़ जाएगा। तो आप अभी से यहाँ से देख लें, जब यहाँ पर जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो बाद में जाके हम देखेंगे कि वो गॉइट का काज जो बन सकता है वो जिसमें हाइपर यूरेसीमिया जो है ना वो होगा। इसकी एक्सक्रीशन जो होती है वो बाइलरी सिस्टम के जरिए इसकी जो एक्सक्रीशन होती है। उसके बाद जो वो डोजेज आ जाती है, तो इनकी डोजेज जो वो देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ। यहाँ पर जो हमारे पास क्लोरथाइजाइड्स होती है ना, क्लोरथाइजाइड ये हमारे पास जो है ना कह लीजिए कि ऐसी जो वो ड्रग होती है जो कि कह लीजिए जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होती है। लिपिड सॉल्युबिलिटी अब कम होगी तो जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो सेल है वो उसकी मेम्ब्रेन जो वो फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है, तो सेल जो है वो उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देगा जो कि लिपिड सॉल्युबल होंगे। लेकिन ये ड्रग जो होती है इसकी सॉल्युबिलिटी कह लीजिए कि लिपिड में कम होती है, इस वजह से ये ज़्यादा मिकदार में दी जाती है, ताकि ज़्यादा मिकदार में अगर हम देंगे तो थोड़ी बहुत आपको जितनी चाहिए वो सेल उतनी तो कम से कम जो है वो उस सेल के अंदर जा पाएगी। अगर आप देंगे ही कम तो सेल उसको बिल्कुल ही पास आउट जो है वो नहीं कर पाएगा, और अगर आप ज़्यादा कंसनट्रेशन में देंगे तो थोड़ी बहुत जो है ना उसकी कह लीजिए कि एब्जॉर्प्शन हो जाएगी सेल में। इस वजह से उसको ज़्यादा कंसनट्रेशन में दिया जाता है, दैट इज़ अबाउट 0.5 to 2 ग्राम, ठीक है, और इसको डिवाइडेड डोज में आप दे सकते हैं दिन में 2 दफ़ा उसको डिवाइड करके। उसके बाद जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरथाइजाइड आ जाती है। ये जो होती है ड्रग, ये कह लीजिए इन ड्रग में सबसे ज़्यादा पोटेंट ड्रग होती है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिव ड्रग होती है और इसकी कंसंट्रेशन कम ही दी जाती है, तकरीबन 25 to 100 मिलीग्राम तक जो है ना ये दी जाती है। सिंगल और डबल डोज आप दे सकते हैं इसकी। उसके बाद जो क्लोरथैलिडिनोन आ जाती है। ये ड्रग जो होती है ना इसकी कह लीजिए कि एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्लोली होती है, आहिस्ता आहिस्ता से होगी एब्जॉर्ब, और उसके बाद इसका ड्यूरेशन जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, और इसकी जो आप डोज़ होती है तकरीबन जो है ना 25 to 50 मिलीग्राम सिंगल डोज में इसको दी जा सकती है। उसके बाद जो है ना हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स आ जाती है। फार्माकोडायनामिक्स जो है वो हमारे पास जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ ऐसी जो फार्माकोलॉजी की ये ब्रांच होती है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि ड्रग कोई किस मैकेनिज्म एक्शन के ज़रिए या किस तरह से हमारी बॉडी को थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रही है या किस तरह से वो हमारी बॉडी को साइड इफ़ेक्ट्स दे रही है, या बेसिकली हम देखते हैं किस तरह से ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के साथ जो क्या करती है, उसमें जो है वो हम लोग उसको डील करते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। अब ये जो ड्रग होती है ये हमने देखा पहले कि DCT पे एक्ट करेगी, डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल पे, और वहाँ पे एक्ट करने के बाद जो है ना एक होता है कोर ट्रांसपोर्टर। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कोर ट्रांसपोर्टर हमारे पास एक ऐसा ट्रांसपोर्टर होता है जो कि आइंस को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टर ऐसा होता है जो कि सोडियम क्लोराइड को जो है ना ल्यूमन से ट्रांसपोर्ट करवाता है। ये सेल में DCT के सेल जो होता है उसमें जो है ना ये उसकी वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी, और वहाँ से रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो नेक्स्ट जो है ना ये इंटरस्टिशियल ब्लड जो होता है उसमें रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसको आप डायग्रामेटिकली जो इस तरह से देख सकते हैं। हम लोग पहले जो इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी देखते हैं उसमें देखिए कि आपको जो है ना ये जो येलो वाला एरिया है ये आपके पास ल्यूमन है जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, नेफ्रॉन का ल्यूमन है जो कि डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल उसका जो पार्ट है, और जो राइट साइड पे आपको जो है वो ब्लड नज़र आ रहा है, ये ब्लड इंटरस्टिशियम है। तो जो चीज़ें यहाँ पर आएंगी वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब जो है ना बेसिकली ये आपका जो कोर ट्रांसपोर्टर है जो कि आपको सर्कल फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये क्या कर रहा है सोडियम और क्लोराइड की जो रीअब्जॉर्प्शन करवा
करवा रहा है फ्रॉम ल्यूमन इनटू द डिस्टल कम्युनिकेटिव ट्यूब्यूल सेल। अब ये देखें दोनों सोडियम और क्लोराइड दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस वजह से उसको को ट्रांसपोर्टर बोलेंगे कि दोनों की एक ही जो डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहा है। अब जब ये सोडियम और क्लोराइड जो है वो इस सेल में आ जाएंगे एपिथेलियल सेल में, तो ये आकर जो क्या करेंगे, सोडियम जो है वो कह लीजिए कि डायरेक्टली पास कर जाएगा ब्लड में, ठीक है। सेल के पास होने के बाद जो डायरेक्टली आगे से जो है ना ATP एक जो है ना यहाँ पे चैनल है, वहाँ पे जब ये सोडियम जो है वो ब्लड में आएगा तो वहाँ से पोटाशियम जो है ना ये कह लीजिए कि सेल में आ जाएगा, ठीक है, डिस्टल कम्युनिकेटिव ट्यूब्यूल सेल में आ जाएगा। उसके साथ साथ जो है आप देखें कि ये कैल्शियम भी जो है वो इसमें कुछ जो है वो रोल इसका भी है कि कैल्शियम जो है ना इसकी डिपेंडेंस, ये डिपेंड तो इसको ट्रांसपोर्टर पे नहीं कर रहा है, बेसिकली इसकी जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है ना वो पैराथायराइड हार्मोन पे होती है। अब पैराथायराइड हार्मोन हमारे पास जो है ना एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपसे पैराथायराइड ग्लैंड होता है जो कि उसमें से रिलीज़ हो रहा होता है। अब पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ना ये थायराइड ग्लैंड के पास होता है, और थायराइड ग्लैंड जो होता है ना आपके लैरिंग्स जो होते हैं ना, यानी कि आपके गर्दन वाला हिस्सा जो इसके नीचे वाला हिस्सा जो ना इसमें लैरिंग्स पाए जाते हैं, और उसके जो दोनों साइड पे थायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड के पास ही पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, और पैराथायराइड ग्लैंड जो है ना ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और वो हार्मोन ये कैल्शियम का जो लेवल है ना उसको इंक्रीज़ करता है ब्लड में। कैसे इंक्रीज़ करेगा जी, कि ये इधर ल्यूमन में आकर जो है ना इसकी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा इनटू द इंटरस्टिशियम ब्लड। अब ये कैल्शियम जब रीअब्जॉर्प्शन होगी तो सोडियम जो वो कह लीजिए कि आप देख सकते हैं ब्लू वाला आपको जो है वो चैनल नज़र आ रहा है जिसमें कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो सोडियम जो है ना इधर से मूव कर रहा है। ये तो नॉर्मल जो है इसकी फिजियोलॉजी थी, लेकिन अगर आप जो थायराइड डायरेटिक्स देते हैं जो रेड आपको जो है वो रेड कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है थायराइड, जब आप डायरेटिक्स देंगे तो ये को ट्रांसपोर्टर जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव का मतलब ये कि इनहिबिट हो जाएंगे, इसको जो वो ब्लॉक हो जाएंगे ये, और सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये कह लो डिस्टल कम्युनिकेटिव ट्यूब्यूल में नहीं जा पाएंगे, और ये कलेक्टिंग डक्ट में ही आगे जो है ना मूव कर जाएंगे, और बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ये एक्सक्रीट हो जाएंगे। और उसके साथ साथ इस केस में कह लीजिए कि जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो भी लॉस हो जाता है, और आप लेफ़्ट साइड पे इधर राइट साइड पे आएँ तो इधर टॉप पे जो है ना जो डायग्राम बनी हुई है इसमें देखें जब सोडियम जो वो गुजर रहा है साथ साथ उसके पोटाशियम की भी एलिमिनेशन हो रही है। तो ये बात याद रखनी, जब सोडियम जो है वो उसकी एलिमिनेशन होती है बॉडी से तो तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट सब केसेस में पोटाशियम की भी साथ में एलिमिनेशन हो जाती है। जब पोटाशियम की एलिमिनेशन होगी तो साथ में हाइड्रोजन की भी एलिमिनेशन होगी। तो सोडियम की एलिमिनेशन की वजह से जो है पोटाशियम जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइपोकलीमिया हो जाएगा, जो हम लोग आगे इसके साइड इफेक्ट्स में देखेंगे। जब हाइपोकलीमिया होगा और इसके साथ जो है हमारी बॉडी में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो कम हो जाएगी, क्योंकि वो भी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो जो है वो कह लीजिए कि फिर एल्कोलिसिस का जो है ना वो बायस बन सकती है। ये हमारे पास जो है ना फार्माकोडायनामिक्स था, अब इसको स्टडी कर लीजिए थोड़ा सा कि ये एक्ट एट द DCT एंड इनहिबिट द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर एंड एक्ट एट द PCT एंड इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम पैसिवली। और जब ये PCT पे एक्ट करेगा, अगर DCT पे ये एक्ट कर रहा है ना तो ये कह लीजिए कि सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन जो होती है ना उसको इनहिबिट करेगा। लेकिन जब PCT यानी प्रॉक्सिमल कम्युनिकेटिव ट्यूब्यूल पे जब ये एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाने में मदद करेगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसका डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है PCT पे। अब यही इसका इफेक्ट जो है ना हम लोग यूज़ करेंगे इन द केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। वो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो भी हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। अब जो होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होती है ऐसी जो केस होता है जिसमें कह लीजिए कि यूरिन की फॉर्मेशन जो होती है ना बॉडी में वो इंक्रीज़ हो जाती है, कि यूरिन की आउटपुट जो होती है ना वो इंक्रीज़ हो गई होती है, तो फिल्ट्रेशन जो होती है ना वो ज़्यादा होती है। नॉर्मली तौर पर जो है ना कह लीजिए कि अगर हमारे पास 1 to 1.5 अगर लीटर जो है ना यूरिन रिलीज़ हो रहा है तो इससे 2 to 2.5 जो है ना वो इन केसेस में जो रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से यूरिन की आउटपुट जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जब फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है लेकिन रीअब्जॉर्प्शन कम हो पाती है। जब रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो फिर यूरिन में ना वाटर की और इन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो रिलीज़ है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो इन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जब करवाई जाती है ना PCT में, जब यही थायराइड जो है PCT में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो सोडियम की जो है ना हमारे ल्यूमन में कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसके साथ ही पीछे से जो है ना हमारे पास जो वाटर है ल्यूमन में वो भी कह लीजिए कि ब्लड में कह लीजिए कि वो
मूव करना जो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वो भी उसकी भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट आपके ल्यूमन में वाटर की और सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें यही चाहिए था डायबिटीज़ इंसिपिडस में कि आपकी जो यूरिन की जो पहले अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी अब वो कम हो जाए, उसको ट्रीट करने के लिए। तो इसमें जो है इन केसेस में पीसीटी पे जो है ना ये थायराइड जो रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं सोडियम की, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कैल्शियम की भी रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं, जो हम लोग बाद में देखेंगे कि ये हाइपर कैल्शियमिया भी जो काज कर सकता है ब्लड में, लेकिन इतना जो है ना ये कोई सीरियस डिसऑर्डर नहीं है, ये रेयर केसेस में होता है। उसके बाद जो है ना इसका एक्शन जो आल्सो डिपेंड अपॉन प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका प्रोस्टाग्लैंडिन जो अभी क्या होता है जी, आपको पता है कि हमारे पास फास्फोलिपिड जो है जो कि मेम्ब्रेन में पाई जाती है। मेम्ब्रेन जो होती है फास्फोलिपिड से बनी होती है। अब फास्फोलिपिड के ऊपर जो है ना फास्फोलाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा और उस फास्फोलिपिड को आर्कियोडेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब आर्कियोडेनिक एसिड के ऊपर जो है वो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम होता है, एक वो एक्ट करता है और फिर इसको जो है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट कर देता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन की भी कह लीजिए कि ये डायूरेटिक लाइक कुछ एक्टिविटी होती है, जो हम लूप डायूरेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, वो भी जो है ना इसकी कह लीजिए कि साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करने में मदद देता है। इस वजह से उसको भी जो है ना यहाँ पर जो है वो डील किया गया। हम लोग इसका मैकेनिज्म देख चुके हैं ये। उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल यूजेस आ जाते हैं, जिसको हम लोगों ने देखा कि जितने भी डायरेटिक्स हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी में फॉर हाइपरटेंशन वो यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी से जो है वो वाटर की एलिमिनेशन करवाएंगे और जब वाटर की एलिमिनेशन हो जाएगी तो हमारे पास हाइपरटेंशन इसी वजह से थी, हमारे पास ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा था वाटर की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और ब्लड जो है वो ब्लड में से वाटर जो किडनी के जरिए जो है ना एलिमिनेट हो जाएगा और जिसकी वजह से हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा और हाइपरटेंशन में आप इसको यूज़ करें। कंजस्टिव हार्ट फेलियर आ जाता है कि जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं कर रही, या बेसिकली ये जो है ना सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग आ जाती है। हमारा यहाँ पे पर्पस जो है ना कंजस्टिव हार्ट फेलियर को मतलब स्टडी करना नहीं है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं ये बता रही हूँ सिर्फ यहाँ पर जो है सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक जो है ना उसकी डिसफंक्शनिंग जो है वो हो जाती है प्रॉपरली तौर पर, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही या फिर फिलिंग नहीं हो रही हार्ट की। उस केसेस में भी जो है ना इसको हम लोग यूज़ करते हैं डायूरेटिक्स को। उसके बाद जो है वो नेफ्रोलाइथिसिया ये आ जाती है हमारे पास, एक ऐसी जो है ना प्रॉब्लम होती है जिसमें जो है ना कैल्शियम स्टोन किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने देखा अभी जो पीसीटी पे जब एक्ट करती है प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, जब उसके ऊपर एक्ट करती है थायराइड, तो वहाँ पर जो है ना सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा रही है, साथ ही साथ कैल्शियम को भी रिमूव करवा रही है किडनी से द ब्लड की तरफ। तो इस तरह से अगर जो कैल्शियम स्टोन बने हुए हैं तो उनको भी जो उनका रिमूवल भी जो वो इस डायूरेटिक से किया जा सकता है। उसके अलावा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस हम लोगों ने अभी बात की है कि जब ये थायराइड पीसीटी पे एक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से वो वाटर की जो है ना रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे और वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट जो है वो क्या होते हैं इसमें जी, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करेगा, तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास सोडियम बॉडी में से रिमूव होगा तो उसके साथ ही पोटाशियम भी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो हाइपो का मतलब होता है कम और कैलेमिया का मतलब होता है पोटाशियम, तो बॉडी में जो पोटाशियम की कमी हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है वो जब पोटाशियम बॉडी से रिमूव होता है तो उसके साथ ही हाइड्रोजन भी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। और हाइड्रोजन जब जाएगा तो ये हाइड्रोजन एक एसिडिक आयन होता है और आपके पास पीछे बेसिक आयन बच जाएंगे और बेसिक आयन की वजह से जो है वो अल्कलाइन पीएच हो जाती है और इसी को जो अल्कलोसिस कहा जाता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस आ जाती है इसमें। अब जब आपने देखा भी कि थायराइड हम लोग ओरली लेते हैं, जब इनको ओरली लिया जाता है ना तो ये हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये इन्वॉल्व हो जाती हैं, यानी कि जब इसकी एब्जॉर्प्शन होगी इंटेस्टाइन से वो ब्लड में जाएगी हमारे पास थायराइड, तो ये फिर पैनक्रियाज में भी जाएगी। जब पैनक्रियाज में जाएगी तो वहाँ पे जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करें, वहाँ पे ये इफ़ेक्ट करेगी, उस पर असरअंदाज होगी और वहाँ से जो है ना इंसुलिन की प्रोडक्शन जो होती है उसको इफ़ेक्ट करेगी। और जब इंसुलिन जो होती है वो कह लीजिए कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो होती है, ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड में, उसको कम करवा रही होती है। लेकिन अगर यही जो है हमारे पास थायराइड जो उसको इंसुलिन को इफ़ेक्ट करेंगे, ये पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को इफ़ेक्ट करेंगे, तो ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस में जो है ना ये आ जाती है कि जो पेशेंट जिनको ऑलरेडी जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है और वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, उनमें थोड़ा सा भी ये लेवल अगर जो इंसुलिन का कम होता है या ग्लूकोज का ज़्यादा होता है तो उनमें जो है ना ये प्रॉब्लम जो है वो होती है।
हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है। हाइपर मतलब ज़्यादा और लिपिडेमिया मतलब होता है कि लिपिड की कंसंट्रेशन। तो ऐसे पेशेंट जिनको थायराइड जो यूज़ करवा जाती है उनमें तकरीबन इसमें जो है ना आलमोस्ट 5 to 15% तक जो होती है ना ये केसेस जो देखने को मिला है कि उनमें जो है ना जो सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी लेवल जो होता है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन ये जो इतना सीरियस नहीं है, ये ना इसको ठीक भी जो है ना ये ज़्यादा देर तक ना यानी कि इसको जब ज़्यादा देर तक ये थायराइड जो लिए जाते हैं ना तो फिर ये खुद ही जो है ना बेस लाइन की तरफ जो वो आ जाता है। उसके बाद जो है ये आ जाता है हाइपोनाइट्रीमिया। हाइपो मतलब कम और नाइट्रीमिया, यहाँ पे नाइट्रो उसके लिए आ रहा है सोडियम के लिए। हमने देखा है कि ये जब ये डायरेटिक्स लिए जाएंगे तो सोडियम और क्लोराइड की जो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके जो ना जो सोडियम का लेवल होता है आपको ब्लड में वो कम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो तकरीबन 66% आपकी जो प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में जो है वो सोडियम रीअब्जॉर्ब हो चुका है और तकरीबन 25% आपके ल्यूमन में रीअब्जॉर्ब हो चुका है। बाकी 10% जो है ना इसी DCT में आके एब्जॉर्ब होना था, लेकिन वो भी एब्जॉर्ब नहीं होने दिया और जिसकी वजह से आपके जो ब्लड में जो है ना इसकी कह लीजिए कि कमी हो सकती है, जिसको हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है। फिर हाइपरयूरिसीमिया हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने जो है ना स्टार्ट में ही हम लोगों ने जब एक्सक्रीशन की बात की थी ना कि कैसे ये थायराइड एक्सक्रीट कैसे होते हैं, तो ये बेसिकली हमने देखा था कि PCT में जब ये एक्सक्रीट होते हैं, प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल में एक्सक्रीट होते हैं, ब्लड PCT में एक्सक्रीट करेगा और एज अ रिज़ल्ट जो यूरिक एसिड होता है वो कह लीजिए किडनी से जो है ना वो ब्लड में मूव कर जाता है। जब किडनी से यूरिक एसिड ब्लड में मूव करेगा तो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है और इसकी वजह से ग्वाइट भी हो सकता है। उसके बाद हाइपरकैल्सीमिया आ जाता है कि कैल्शियम का लेवल जो बढ़ जा सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि वो जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ये PCT में करवाती हैं ये ड्रग्स थायराइड, उसके साथ पैसिवली ये कैल्शियम की भी रीअब्जॉर्प्शन करवा सकती हैं, तो ये रेयर केस होता है इसमें। और हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि ऐसी जो है ये ड्रग्स हैं जिसमें सल्फोनामाइड ग्रुप आ जाता है, इस वजह से जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी भी काज कर सकता है उन पेशेंट्स में जो कि सेंसिटिव होते हैं, कि फीवर हो सकता है या रैशेज़ वगैरह जो है ना ये केस हो जाता है। अदर साइड इफ़ेक्ट्स इसके वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकती है और जो पैरेस्थीसिया आ सकता है कि आपके जो है ना ये लिम्स होते हैं, ये फिंगर टिप्स होती हैं सॉरी, इसके ऊपर कह लीजिए कि लॉस ऑफ सेंसिटिविटी हो जाएगी कि यहाँ पे जितना मर्जी पिंच करी जाए तो वो कह लो कि पता नहीं चलेगा, तो इसको पैरेस्थीसिया बोला जाता है। इम्पोटेंसी इन मेल हो जाएगी और डिहाइड्रेशन भी हो जाएगी, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी से रिमूव हो रहा है तो इसके नतीजे में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन जैसे कि हम लोग बाकी भी अपनी जो ड्रग्स में हम लोगों ने सेम जो देखी है कि हेपेटिक सिरोसिस हो या जिनमें बॉर्डर लाइन रेनल फेलियर और हार्ट फेलियर जो पेशेंट होते हैं उनमें जो है ना कह लीजिए कि प्रॉब्लम हो कर सकती हैं ये ड्रग्स, ठीक है। हेपेटिक सिरोसिस के केस में जो है ना अमोनिया की जो रिमूवल होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर अमोनिया हो जाता है हमारी बॉडी में। और नोट यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि अगर थायराइड और लूप डायूरेटिक्स जो कि हम लोग पिछली वीडियो में डील कर चुके हैं, अगर उन दोनों को इकट्ठा दिया जाए ना तो इनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, यानी कि एडिशनल इफेक्ट होता है इनका, ठीक है। और थायराइड जो है ना ये मोडेस्ट न्यूट्रिएसिस ओनली 10% बिकॉज 90% ऑलरेडी एब्जॉर्ब। अब जैसे मैंने पहले बताया कि तकरीबन जो सोडियम DCT तक आ रहा है ना वो 10% ही आता है, 90% के पीछे ही जो है ना पिछले ही पार्ट में लोप फैनले में और PCT में वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है ना नाइट्रोयूरेसिस जो है वो काज करता है, यानी थोड़ा सा जो है ना रिमूवल करता है सोडियम का उसमें यूरिन में। थायराइड जो होते हैं ना ये कह लीजिए कि है वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एक्टिविटी, और ये वीक इनहिबिटर एक्टिविटी भी होती है इसकी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की, जो कि हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो PCT पे एक्ट कर रहा है और फिर वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होती है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करवाता है, तो उसकी इस तरह से भी एक्टिविटी हो जाती है थायराइड की लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। रेफरेंस की अगर बात करूँ बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय बैटन जी कैटसन और लिपन कॉटन, तो जैसे मैं अपनी पिछली वाली वीडियोस में कह चुकी हूँ कि ये जो स्लाइड्स हैं ये बस थोड़ी सी जो पॉइंट्स हैं जो मैंने इन्हीं बुक से जो है वो लिए हैं। बेसिक अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो मैं इन्हीं बुक से आपको जो है वो कंसल्ट करना पड़ेगा और इसको जो है डीपली आप जो स्टडी करें। वो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो ये थोड़ी बहुत समझ आई होगी। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह जो हमारे थोड़ी बहुत जो क्लासेस रह गई हैं 2-3 वो हम लोग जो आगे स्टडी करेंगे उनको इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।